हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फिर हम लोग रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग की बात करेंगे, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कुछ सवालों को भी डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। हेलो प्रीति, साक्षी, अजीत, कल्पना, जयश्री, तहसीन, गुलशन, गोविंद, विवेक, श्यामानंद, सुरभि, रूपम, रंजन, श्वेता, स्नेहा, नयन, आदित्य, सौरभ, निरंजन। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध का समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। और रिसेंट के हम लोग सवाल भी करेंगे। रिसेंट के जो रेलवे के एग्जाम्स में यहां से सवाल बने हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। समानांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है? इसमें आपका हर रेजिस्टेंस जो होता है एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होता है, और इसे क्या करते हैं, एक हम लोग ऐसे सोर्स से क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। और यहां पर इसे हमने V वोल्ट से क्या किया है, इसे V वोल्टेज से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। और यहां से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब इधर मान लीजिए I1 करंट गया, इधर I2 गया, इधर क्या गया, I3 गया। ध्यान से चीजों को समझिए पहले। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हर प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, विभवांतर समान होता है। इन एवरी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यानी कि यहां पर भी, इसके पास भी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहां पर भी वोल्टेज V रहेगा, यहां पर भी इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V रहेगा। समझो। और यहां पर क्या होता है, इसमें करंट जो होता है हर विभवांतर, हर प्रतिरोध में करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि वो आपका प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इसमें वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन यहां पर जो आपका करंट होगा वो क्या रहेगा, आपका डिफरेंट रहेगा। और इसमें आपको हर एक उसके लिए अलग अलग स्विच का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सीरीज में क्या कर रहे थे हम लोग, पूरे सर्किट के लिए एक सिंगल स्विच का यूज कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर हर एक के लिए एक अलग अलग स्विच का यूज करेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे, यहां पर अगर कोई एक इसमें डिवाइस, एक रेजिस्टेंस खराब भी हो गया, कोई एक यंत्र खराब भी हो गया, तो उससे दूसरे यंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां पर जब हम आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यहां पर आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप इसे लिखो, फिर इसके बाद आर इक्विवेलेंट हम लोग समझते हैं। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड सवाल भी कराएंगे, काफी सवाल कराएंगे अभी इससे रिलेटेड। पहले आप इसे लिखिए। हो गया, ठीक है।
अच्छा कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, वो वाला क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, चिंता मत करिए, ठीक है, कराएंगे लास्ट में वो क्वेश्चन, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर देखिए, आप ये बताओ I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना। I को हम लोग मान लीजिए, अब ये जो पूरा पैरेलल में रेजिस्टेंस था उसके जगह पे हम क्या किया, हमने एक R इक्विवेलेंट लगा दिया, उस सबको हटा के एक R इक्विवेलेंट लगा दिया, तो I इज इक्वल टू यहां पर जो V है I है, यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू VR होता है। अब वहां पर I1 बताओ क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, देखो निकालो वहां पर। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, क्योंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आना जी, यानी कि यहां से अगर हम V कॉमन, यहां पर क्या हो गया, V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से V हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस क्या आ गया, 1 बाय R3, ये V क्या करो काट दो, क्या बच गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी कि यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकाला जाता है बराबर क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इससे रिलेटेड सवाल वगैरह कैसे बनेंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर चलते हैं इसके आगे। काफी चीजें इसमें हम लोगों को देखनी है अभी, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखेंगे, नोट में लिख लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट स्विच का यूज करते हैं, अलग अलग स्विच का यूज करते हैं। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई एक यंत्र खराब होने पर अन्य यंत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य यंत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, हमारे घर में विद्युत उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। कैसे, तो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें हम डिफरेंट स्विच का यूज करते हैं अलग अलग यंत्रों के लिए, जैसे घर में टीवी, एसी, पंखा सब लगा हुआ है, फ्रिज, सबके लिए अलग अलग स्विच होता है ना जी।
यहां पर अगर मान लो हमारा कोई एक यंत्र खराब हो गया तो उससे क्या दूसरा बंद होता है क्या? नहीं। ठीक है, यहां पर क्या होता है जो हमारे घर में, इसका मतलब कि विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और यहां पर समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा उसका मान। किसका? समतुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक, फटाफट लिखो, फिर चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। हो गया? इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक ठीक ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, मान लीजिए कि ये दो रेजिस्टेंस है लगाओ, एक है आपका R1 है, एक है आपका R2 है, और इसको हमने ऐसे V से कनेक्ट किया। यहां पर इसका जो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। समझो, 1/R1 प्लस 1/R2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2, और यहां पर क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहां से देखो, अगर दो रेजिस्टेंस कहीं पर है ना पैरेलल में, तो इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंस है और उसका मान आपको दिया हुआ है, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हो, है ना? क्लियर है? अब इसके आगे चौथा पॉइंट मैंने यहां पर ये लिखा है बाबू, कि इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा ना, उसका मान जो है वो सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है? कम होता है। कैसे? अभी हम लोग इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अरे इंग्लिश में लिख लीजिए ना एक ही चीज को। अब पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी यूज डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ वन डिवाइस इज destroyed, then it will not affect another device, है ना? In our home, yeah, in domestic devices, in domestic supply, devices are connected in parallel, है ना? And this equivalent resistance, value of equivalent resistance is less than the value of least resistance. ये सब लिख लो, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, रजिस्टर्स इन पैरेलल चल रहा है, रजिस्टर्स इन पैरेलल चल रहा है। चलिए, अब हम लोग देखिए सवाल करते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है, और यहां पर इसको हमने कनेक्ट कर दिया है मान लीजिए 48 वोल्ट की बैटरी से। अब इसमें आपको निकालना है, पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या होगा? यहां पर I1 का मान निकालना है, क्या होगा? इसमें I2 का मान निकालना है, क्या होगा?
है ना, निकाल, फटाफट निकालिए क्या होगा। देखिए इसको निकालने का तुरंत मतलब बहुत आसान तरीका है, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, इजिली कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करिए, दो ही रेजिस्टेंस है ना। R1R2 क्या 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या 6 प्लस 4 यानी कितना हो गया 24/10 यानी क्या आ गया 2.4 ओम, यह आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा देखिए I1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले I निकालेंगे, फिर इतना नहीं करना है आपने, आपको सिंपली क्या करना है, I1 निकालना। आप जानते हैं यहां पर भी प्रतिरोध की, यहां पर भी वोल्टेज 48 वोल्ट होगा, यहां पर भी वोल्टेज 48 वोल्ट होगा, हाँ या नहीं बोलो। I1 निकालना है तो आप क्या करिएगा, सिंपली V बाय R1, V कितना है जी 48, R1 कितना है 6, कितना हो गया 8 एम्पियर। यहां पर V कितना है, V बाय R2, V कितना है 48, R2 कितना है 4, कितना हो गया 12 एम्पियर, है ना। यानी कि I1 कितना हो गया 8 एम्पियर हो गया, I2 कितना हो गया 12 एम्पियर हो गया। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये सिंपल सा है, यहां पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, उसको बताएगा 48 वोल्ट के हमने उससे सोर्स से क्या किया कनेक्ट कर दिया। तो इसका पहले आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1R2 का मान पता है 6 ओम, 4 ओम पुट कर दिया वहां पर, आपका वैल्यू आ गया क्या 2.4 ओम आ गया। और यहां पर I1 निकालना है, तो I1 का मान क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस में क्या होता है बराबर, जो यहां पर है वही यहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 48 वोल्ट, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 48 वोल्ट। यहां पर अगर आपको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V कितना 48, 48/6 8 एम्पियर आ गया। I2 निकालना है तो यहां पर भी वोल्टेज कितना 48 वोल्ट, R2 कितना है आपका 4 ओम, तो V बाय R2 होगा I2, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया 48/4 यानी कि 12 एम्पियर आ गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, बिल्कुल देता है, चित्र बनाकर भी देता है। अब देखिए यहां पर दूसरा सवाल कैसे बनेगा, दूसरा सवाल कैसे बनेगा उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अब दूसरा सवाल देखिए कैसे बनेगा, ये रेजिस्टेंस से मान लो ऐसे दे दिया, दो रेजिस्टेंस ऐसे, और इसको कनेक्ट कर दिया मान लो किससे 120 वोल्ट के बैटरी से। अब यहां पर मान लीजिए R1 है, यहां पर ये R2 है, इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए दे दिया आपको कि 24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और आपसे पूछ रहा है R1 का मान क्या होगा, R2 का मान क्या होगा, और साथ ही साथ पूछेगा आपसे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, बताइए। इसको ब्लॉक करिए, मनीष कुमार महतो को ब्लॉक करिए, परमानेंट ब्लॉक करिए। खाओ खैनी तुम अब, और किसी को खाना है तो बताओ, खिलाते हैं। R1 यहां पर देखिए निकालना, आपको यह पता है यहां पर भी कितना होगा 120 वोल्ट होगा, यहां पर भी कितना होगा 120 वोल्ट होगा। R1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, V अपॉन R1 निकालना है आपको, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I1, 120/8 कितना ओम आ गया जी 15 ओम आ गया। R2 कितना आ जाएगा बताइए 120/24 यानी कितना 5 ओम आ गया। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या हो जाएगा 15 इंटू 5/15 प्लस 5 यानी 75 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यही आएगा ना 75/20, हाँ यानी बोलो, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू,
37 3.75 यही आएगा ना, 3.75 मोल करके देखो। क्लियर? दूसरा सवाल इस तरीके से आपसे बनेगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। इफ एन नंबर ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, अगर समान प्रतिरोध आर वाले एन रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बाई एन हो जाएगा। मतलब क्या, ये मान लीजिए आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब इसको V वोल्ट से जोड़ दिया है मान लीजिए। तो यहां पर अगर आपसे आर इक्विवेलेंट पूछे तो यहां पर तीनों क्या है, सेम रेजिस्टेंस है। यहां पर क्या हो जाएगा, आर बटे कितना, इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बटे तीनों। इस तरह मान लीजिए ऐसा 4 रेजिस्टेंस है, आर बटे 4 ओम। ऐसा n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, आर बाय एन ओम। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आप करेंगे एक, अगर 40 ओम के 5 प्रतिरोध को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस तरह का सवाल बन सकता है। लास्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। यहां पर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सिंपल है, आर बाय एन। आर कितना है 40 ओम, एन कितना है 5, क्या आ गया आपका 8 ओम आ गया, सिंपल। लास्ट में अभी रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, आप यूं चुटकी में करेंगे सॉल्व उसे, है ना, जो रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन है। लिख लीजिए जो अंग्रेजी वाले हैं यहां पर, इफ n number of same resistance of value r is connected in parallel, then R equivalent is equal to R by N. And if 5 resistance of 40 ohm value is connected in parallel, then what is R equivalent? ये है क्वेश्चन। 8 कैसे आया, 40 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसको ऋणायन कहेंगे अमरजीत जी, ऋण आयन है ना, अनायन कहेंगे। थ्री 375 कैसे आया था, गुना भाग तुम लोगों को पता नहीं है। 75 को 2 से 20 से डिवाइड करो ना, कितना आता है, डिवाइड करने नहीं आता है, गुना भाग भी सिखाएं आप तुम लोगों को। 75 को 20 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है,
सर 3.75 है, 375 नहीं है, यहां पर पॉइंट भी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, घरों में आपने देखा होगा एक 3 पिन प्लग होता है, इसके बारे में समझिए। 3 पिन प्लग या ऐसे 3 पिन प्लग भी बोलते हैं इसको, देखा है मोबाइल वगैरह चार्ज, लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए इस तरह से होता है, इस तरह से होता है आपका, है ना, यहां पर ऐसे और इधर इधर ऐसे होता है, ठीक है। अब ये 3 पिन प्लग में ये जो आपका वायर होता है ना सबसे ऊपर वाला, इसको कौन सा वायर बोलते हैं? इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं, ठीक। जो सबसे ऊपर वाला है, लगभग 7-8 प्रश्न आता है अनुराग जी, इसमें जो सबसे ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थिंग वायर बोलते हैं, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो होता है अर्थिंग वाला वायर, इसका रंग कैसा होता है? ये हरा होता है, हरा रंग का होता है, यानी कि ये ग्रीन कलर का होगा, नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होता है। ये इधर लास्ट तरफ जो इसमें वायर रहता है वो कैसा होता है? तो वो आपका लाइव वायर होता है। कैसा? लाइव वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेंजर वायर, समझिएगा, या इसी को बोलते हैं क्या? जिंदा तार। और इधर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक वायर। इसका कलर जो नॉर्मली होता है ब्लैक होता है, काला होता है। और ये जो होता है आपका कैसा होता है? ये आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता, समझिए। आपसे पूछा जाता है कि 3 पिन प्लग में जो अर्थिंग वायर होता है वो कौन सा होता है, लाइव वायर जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, इसमें करंट का फ्लो किस वायर में होता है? तो करंट का फ्लो याद रखिएगा आपका ये लाइव वायर में होता है। किसमें होता है? लाइव वायर में होता है। करंट का जो फ्लो होता है वो किसमें होता है? हमेशा लाइव वायर में होता है। और इसका जो कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है? तो ये याद रखिएगा रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। लाल रंग खतरा वाला होता है ना, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होता है? इसमें लाल रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझिएगा कि अगर यहां पर ये रेड और ब्लैक वाला वायर एक दूसरे से ऐसे सट गया, मान लो अगर रेड और ये ब्लैक वाला यानी कि लाइव और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे से सट गया तो क्या हो जाएगा? उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? लघु पथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु पथन। तो पहले इस चित्र को बनाइए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। पहले आप इसे लगाइए, फिर इसके आगे चलते हैं। सर और हरा से क्या होगा? हरा जो होता है नहीं, ये क्या होता है? अर्थिंग के लिए होता है ना, अर्थिंग के लिए। वो जो वायर होता है, देखते हैं घरों में अर्थिंग लगाते हैं, वो अर्थिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा अनुरूप जी उसमें, मतलब विजन में। अब देखिए यहां तक कर लिया ना सभी ने नोट कर लिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक हो गया सभी का? अतिभारण वो हाई लोड होता है अजीत, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अतिभारण वो जब ट्रांसफार्मर वगैरह देखेंगे ना तो हाई लोड वगैरह देखेंगे वहां पर।
R/3 फॉर्मूला कहां लगता है? जब तीन सेम वैल्यू का R रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो R/3 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है सर कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी कि जिंदा और उदासीन तार एक दूसरे से मिल गया, जुड़ गया एक दूसरे से, रेड और ब्लैक, रेड वायर और ब्लैक वायर दोनों अगर एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया, तो इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? शॉर्ट सर्किट। क्या बोल देते हैं? शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन। क्या बोलते हैं? लघु पथन। और शॉर्ट सर्किट के दौरान, हाँ फेज वायर भी कहते हैं उसी को, डेफिनेटली इसे फेज वायर भी कह सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही है, इसी को फेज वायर भी बोलते हैं। फेज वायर, लाइव वायर, डेंजर वायर, जो भी बोलना है। अब देखो लघु पथन के समय पूछा जाता है क्या होता है, तो लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय, शॉर्ट सर्किट के समय किसका मान उच्च हो जाता है जी? शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? उच्च हो जाता है। विद्युत धारा का मान हाई हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको नहीं होने देना है, शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करना है। याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसका किसका यूज करते हैं? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एमसीबी तथा फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। एमसीबी तथा फ्यूज वायर का यूज करते हैं। आजकल तो एमसीबी यूज होता है, या फिर पहले यूज होता था फ्यूज वायर, है ना? क्या करते हैं? फ्यूज वायर का यूज करते थे पहले, आजकल एमसीबी, मॉडर्न जमाना आ गया है। एमसीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, क्या होता है एमसीबी का फुल फॉर्म? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करेगा कि जैसे देखेगा कि करंट का मान बढ़ रहा है, ये क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। सर्किट मतलब उसमें करंट का फ्लो ही रोक देगा। घरों में देखते हो अचानक से जैसे वोल्टेज वगैरह बढ़ता है, कभी देखते हो एमसीबी गिर जाता है, एमसीबी गिरता है, लाइट खत्म, फिर आज क्या हुआ? एमसीबी गिर गया, जाके देखते अच्छा एमसीबी गिर गया है। ये एमसीबी क्या करता है? जैसे ही देखेगा कि करंट का मान बढ़ने वाला है, वो क्या करेगा? रुक जाएगा, वो सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, करंट का फ्लो ही बंद कर देगा, ताकि आपका जो डिवाइस वगैरह है वो खराब नहीं हो, ट्रिप कर जाएगा। बिल्कुल, आप देखिएगा घर में ना कहीं कोने में एक डिब्बा लगा होगा, उसमें जाके देखिएगा ऐसे बुल्का बुल्का सब ना ऐसे लगा होगा ऊपर नीचे। जैसे नीचे करिएगा तो किसी मतलब हर घर के लिए, हर कमरे के लिए अलग अलग होगा उसमें, देखिएगा अभी। राकेश आ रहे हैं, आपके सवाल पे आते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए ये जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर क्या होता है अभी देखेंगे। देखना बोर्ड को चेक करने में करंट वरंट मत लगवा लेना, है ना? एमसीबी का पूरा मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये किसी सर्किट में एक यंत्र होता है एमसीबी। देखो एमसीबी का चित्र दिखाते हैं तुम लोगों को। एमसीबी क्या करता है ना, जैसे किसी सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करता है, जैसे धारा वोल्टेज बढ़ेगा ना, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो सिंपल ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज बढ़ेगा ये देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो तुम लोग कि नहीं देखे हो जी? यही है एमसीबी, देख रहे हो ये सब? ये इसी को बोलता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चित्र देख रहा है सबको? ये क्या करता है, किसी सर्किट के अंदर जैसे मतलब वोल्टेज बढ़ता है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ने को रोक, जैसे करंट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उस किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में करंट के फ्लो को रोक देगा, जाने ही नहीं देगा। ठीक है, देखो दूसरा होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर पहले देखते होंगे
इस तरह से ऐसे एक बड़ का सा प्लग रहता था, इसके अंदर ऐसे रहता था, ऐसे दो ऐसे तार जोड़ करके ऐसे डाल देते थे। देखो फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आपको दिखाते हैं कैसा वो दिखता था। आजकल तो ये आ गया ना जी, हम लोग तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वाले जमाने के। फ्यूज खराब होता था अपने ठीक कर देते थे उसको। इस तरह का देखे हो पहले, कभी देखे थे इस तरह का? देखे होंगे, जरूर देखे होंगे इस तरह का, है ना। इसमें क्या होता था, इसमें ऐसे बीच में ऐसे तार जोड़ते थे, जैसे वोल्टेज बढ़ता था ना, वोल्टेज बढ़ता था, करंट बढ़ता था, वो तारवा टूट जाता था। तार टूट जाता था तो पूरा उस बोर्ड का सारा करंट, मतलब जितना चीज उस बोर्ड से कनेक्ट रहेगा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है ये, है ना। ये सब देखो ये, अब देखो ये जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज या फ्यूज वायर। ये सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है, यानी ये अलॉय होता है किसका, लेड और टिन का। और तुम लोग ये बताओ कि लेड जो है ना, इसका अयस्क क्या है? लेड के अयस्क का क्या नाम है, कोई बता सकता है? इसमें यह भी याद रखना, लेड जो होता है ना कितना होता है, 37% होता है, यह भी याद रखना। टिन जो होता है कितना होता है आपका, 63% होता है, 63% होता है क्या इसमें, टिन। बात को समझिएगा सर। और लेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क है वो क्या है, वो है आपका गैलेना, गैलेना। ठीक है, अब देखो ये जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर को किस वायर से जोड़ेंगे? फ्यूज वायर को हम अर्थिंग वाले से जोड़ेंगे कि न्यूट्रल से जोड़ेंगे, कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें जोड़ेंगे? बताओ, फ्यूज वायर को कौन से तार से जोड़ेंगे? फेज वायर से जोड़ेंगे, न्यूट्रल से जोड़ेंगे, या अर्थिंग वाले से जोड़ेंगे? करंट का फ्लो किसमें हो रहा है, लाइव वायर में। तो याद रखना फ्यूज वायर को किससे, लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है, लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। और इस फ्यूज के बारे में याद रखिएगा, ये जो फ्यूज वायर है ना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज वायर विद्युत धारा के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो ये फ्यूज वायर जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। फ्यूज वायर क्या करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। अभी क्या होगा समझते हैं। स्टार्ट कल नहीं, कल, हाँ कल या परसों हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। परसों ऑलमोस्ट हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करिए, है ना। फिर नेक्स्ट वीक में हमारा मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट वीक में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, चिंता मत करिए आप लोग। देन वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री। अब यहां पर समझिए ये फ्यूज वायर क्यों टूटेगा, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अब ये बताओ कि आप जो है किसी भी करंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ये आर है, इससे आई करंट फ्लो होता है अगर टी टाइम के लिए, तो इसमें जो हीट जनरेट होता है ना वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब आप ये बताइए, जितना देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही यहां पर हीट ज्यादा होगा। बात समझिए, रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा हीट का मान उतना ही ज्यादा होगा उसमें। इसलिए फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है सर, इसका प्रतिरोध यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो उच्च होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उच्च होता है। लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका गलनांक बिंदु क्या होता है, लो होता है।
मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो जल्दी पिघलेगा ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड इट्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो हाई होता है, हाई। ठीक है, उस समय वो स्विच जो है ना खराब हो जाता है राहुल, इसलिए है ना, स्विच खराब हो जाने के कारण होता है ऐसा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब चलते हैं इसके आगे। अरे मतलब ये है कि फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस जो होना चाहिए ना वो उच्च होना चाहिए। यहां पर लिखने का मतलब ये है, जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, बात समझ में आया? और इसमें जो आपका मतलब मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका लो होगा। और ये जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मतलब 5 सवाल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा, भर भर के क्वेश्चन पूछा है यहां से। अगर आप लोग पीवाईक्यू करते होंगे, मॉक लगाते होंगे, तो आप देखते होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वह होता है, वह बिंदु, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहां पर जो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो होना चाहिए क्योंकि जैसे करंट का मान बढ़े ना तो वो तुरंत पिघल जाए, तुरंत वो करंट के फ्लो को बंद कर दे। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब होता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग अब पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां से बहुत रेयरली सवाल बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दिया सवाल और आप अगर नहीं कर पाए तो फिर तो बड़ा दुख है ना, ऐसा तो होने नहीं देंगे। प्रतिरोध का रंग कोडिंग है ना, रंग कोडिंग या कलर कोडिंग जैसे भी लिखना है लिख लो। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है पहले, है ना। इसको बहुत आसान है समझना, बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत इजीली आप समझ लेंगे, चिंता मत करिए। कोई भी आपका कलर देंगे तुरंत यूं चुटकी में आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, चुटकी में। पहले इसके लिए क्या करिए, आप ट्रिक याद रखना है आपको। ये लिख लिया, इसको मिटा दें हम, ये सब लोग लिख लिया जी, इसको लिख लो क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी। याद रखिएगा, अब ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। मैं क्या है ट्रिक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। अब ये कौन कौन सा कलर अभी हम लोग बात करेंगे। इसके लिए नंबरिंग करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके आगे आपको लिखना है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, फिर 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और फिर 10 to the power 9। ठीक है, अब यहां पर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इसका क्या मतलब है तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इसका क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो बी से क्या है, यहां पर ब्लैक, ब्लैक का मतलब पता है ना आपको, काला। पहले आप इसको चार्ट को समझिए। इस बी का मतलब है ब्राउन, ब्राउन यानी भूरा। ये आर का मतलब क्या है आपका, रेड। ओ का मतलब क्या है आपका, ऑरेंज।
Y का मतलब क्या है आपका येलो, G का मतलब क्या है आपका ग्रीन, B का मतलब क्या है यहां पर ब्लू, V का मतलब क्या है आपका वॉयलेट, यहां पर G का मतलब क्या है ग्रे, और W का मतलब क्या है यहां पर व्हाइट। W का मतलब क्या है वहां पर व्हाइट। अभी आपको रेजिस्टेंस दिखाएंगे भी, ठीक है ना, अभी आपको रेजिस्टेंस दिखाएंगे भी कैसा रहता है ये। लिख लिया? अब देखिए, अब जैसे मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूं, फिर उसका हम कलर कोडिंग, अब उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने सिखाएंगे, फिर आपको लिखाएंगे, ठीक है, फिर आपको लिखाएंगे। पहले आप निकालने के लिए सीखो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। देखिए ये सब दिया है चित्र, लेकिन मैं आपको एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पर कोई रेजिस्टेंस ले लें जी। रुक जाओ, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ज्यादा ठीक है, यही ले लेते हैं। इसमें देखो दिया है वो वाला जो है ना आपका, दिया हुआ भी है, ठीक है, रुक जाइए, यही वाला लगा क्या, या रुको रहने दो, हम तो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसको छोड़िए, ये सब लिखा ही दिया है। क्या आ गया जी, अब तो दूसरा ही कुछ आ गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये सब है ना, ये देख रहे हैं, इस पर कोडिंग है, ये चित्र में लगा देता हूं, समझना चीजों को। समय कितना हो, अरे समय इतना जल्दी भागता है कि क्या ही पता है, पता नहीं चलता है। ये देख रहे हो, यहां पर सब रेजिस्टेंस में देखो कितना कलर है, 4 कलर है ना, देख रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे है। अब यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें याद रखिएगा 4 गो कलर होता है, समझो ऐसे 1 2 3 4 कलर होगा। पहला और दूसरा जो कलर होता है ना, वो क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर गणितीय मान बोलते हैं इसको, गणितीय मान। जो तीसरा कलर होता है वो बताता है क्या, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी उसको कितने से गुना करेंगे। और चौथा कलर जो होता है ये बताता है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कि कितना, मतलब एरर है उसमें, ठीक है। अब याद रखिएगा यहां पर अगर आपका टॉलरेंस की अगर बात करें, लिख लीजिएगा पहले, टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड के केस में टॉलरेंस कितना होता है, गोल्ड के केस में टॉलरेंस जो होता है वो होता है ±5%। सिल्वर के केस में टॉलरेंस जो होता है वो कितना होता है, ±10%, यानी इतना ऊपर नीचे हो सकता है उसका वैल्यू। और अगर कोई कलर नहीं है, यानी कि अगर व्हाइट है मान लीजिए, तो उसका जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। अभी ये निकाल लेंगे, अभी आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, एक एक चीज समझ में आएगा। पहले देखो चार्ट आपको समझना है, ये बी कलर है, बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ये बीबी रॉ, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और यहां पर ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, यहां पर ये क्या लिखा है, ये लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि किस कलर के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेंगे। और ये जो है ये बताता है क्या, मल्टीप्लायर की, किस कलर के लिए मल्टीप्लायर का मान क्या होगा, किस कलर के लिए मल्टीप्लायर का मान क्या होगा, ये बताता है। कौन सा, ये बताता है हमारा दूसरा वाला चार्ट। अब यहां पर देखिए 4 कलर होता है, जिसमें पहला कलर क्या बताता है, पहला और दूसरा कलर वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, तीसरा कलर की आखिर किस मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, और चौथा कलर की टॉलरेंस कितना होगा।
क्वेश्चन करिए। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस आपको दिया है और उसका कलर बैंड दिया हुआ है ऐसे। ये पहला वाला मान लो कैसा है आपका, रेड है। दूसरा वाला कलर जो है ग्रीन है। तीसरा वाला कलर जो है येलो है। और चौथा कलर मान लो क्या है आपका, गोल्ड है। अब इसका पूछे रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर आपसे पूछे, समझो। पहला और दूसरा कलर क्या बताता है, यह बताता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रेड और ग्रीन को ढूंढो। रेड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 2, ग्रीन के लिए कितना है 5। तो पहला कलर दूसरा कलर का मान लिख लो, 2 और 5। मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लायर क्या है, येलो। येलो कहां है, देखो इसके लिए मल्टीप्लायर का मान कितना है 10 टू द पावर 4। तो इसको गुना कर दीजिए किससे, 10 टू द पावर 4 से। प्लस माइनस टॉलरेंस के लिए गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू कितना होता है 5%। तो रेजिस्टेंस का जो मान आ गया, अगर ऐसा कोई वायर होगा, अगर कलर कोडिंग ये दिया है रेजिस्टेंस का, तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस माइनस 5%। ठीक है, ठीक है। को नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। या तो देखो इसको मैं समझा लूं अभी, या फिर क्वेश्चन करवा लूं। ऐसा करो, इसे समझ लो, क्वेश्चन मैं फिर कल करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन है लेकिन वो मैं कल करवा दूंगा, समझो फिर से। क्योंकि मेरी फिर से अभी क्लास है 12:30 से, तो मुझे 12:30 के पहले 2 मिनट क्लास को एंड ही करना होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन अब आपका कल करवाऊंगा मैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ये क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहां रेजिस्टेंस देख रहे हैं 4 कलर है। हर रेजिस्टेंस में ऐसे 4 कलर जनरली होते हैं, किसी किसी में 5 भी होता है। यहां पर ये क्या है, जो यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी है, इसको लिख करके मैंने वैल्यू लिखी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद लिखा यहां पर 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, इसी तरह 10 टू द पावर 9 तक। ये जो है ना, ये किसी कलर के न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, ये किसी कलर के मल्टीप्लायर का मान बताता है। अब देखिए कोई रेजिस्टेंस है, उसमें अगर 4 कलर है, तो पहला कलर जो है वो क्या बताता है, पहला और दूसरा कलर उसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है, गणितीय मान क्या है उसका। तीसरा कलर जो बताता है कि आखिर हम उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस संख्या से। और चौथा जो बताता है वो बताता है कि उसमें टॉलरेंस कितना हो सकता है, यानी कितना एरर हो सकता है उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू में। तो टॉलरेंस की बात करते हैं तो गोल्ड कलर अगर लगा होता है लास्ट में, तो उसके लिए टॉलरेंस का वैल्यू होता है प्लस माइनस 5%, यानी कि उसका रेजिस्टेंस 5% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिल्वर के लिए जो आपका रेजिस्टेंस का मान होता है प्लस माइनस 10%, जो मतलब एरर का टॉलरेंस का मान होता है। व्हाइट या कोई कलर अगर नहीं है, तो उसके लिए टॉलरेंस का मान जो होता है दैट इज प्लस माइनस 20%। अब देखिए यहां पर मैंने एक लिया रेजिस्टेंस, अब इसका 4 कलर दिया हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला और कलर रेड है, दूसरा कलर ग्रीन है, तीसरा कलर येलो है, चौथा कलर क्या है, गोल्ड। पहला और दूसरा कलर क्या बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रेड का और ग्रीन का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्या है। यहां पर देखिएगा रेड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2, ग्रीन के लिए क्या है 5। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया 2 और 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पहला और दूसरा नंबर बताता है, दूसरा कलर। तीसरा कलर मल्टीप्लायर के बारे में बताते हैं, इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लायर का कितना वैल्यू, येलो है मल्टीप्लायर का कलर। यहां पर येलो है, येलो के लिए मल्टीप्लायर क्या है 10 टू द पावर 4। तो गुना किससे कर दिया 10 टू द पावर 4 से। और लास्ट में आपका क्या है, गोल्ड है। और मैंने अभी बताया कि गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस का मान होता है वो होता है प्लस माइनस 5%। तो यहां पर टॉलरेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5% हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको करवाऊं, एक क्वेश्चन अभी और करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक रेजिस्टेंस है, इसका आपका कलर कोडिंग दिया हुआ है, इसका आप लोग खुद से निकालिए। ये मान लीजिए ब्लू है, ये मान लीजिए आपका येलो है, ये आपका मान लीजिए ब्लैक है, और ये मान लीजिए आपका कितना है, ये आपका सिल्वर है। अब इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपको ये बताना, निकालो। हाँ ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें देखिए 4 से ज्यादा कलर अगर होगा ना,
तो पहला 3 कलर जो है ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। पहला 3 कलर क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। अगर 5 कलर है किसी रेजिस्टेंस में तो यहां पर देखिए ब्लू, ये आपका क्या बताया? ब्लू है। ये क्या है? आपका येलो है। ये ब्लैक है। तो ब्लू के लिए देखो यहां पर वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 6। उसके बाद क्या था? ब्लू के बाद येलो। येलो के लिए क्या है? 4। तो लिखो 6 4 इंटू ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर के 10⁻0। सिल्वर है तो इरर कितना? ±10%। तो क्या हो गया? 10⁻0 ही होगा। 64 ±10%। ये हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस का मान। 10⁻0 का मान कितना होगा? 1 होगा, है ना जी। 10⁻0 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट 64 ±10% भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए, तो आज सवाल तो थे, लेकिन अब सवाल वो हम कराएंगे आपको कल की क्लास में। 4 से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने बोला कि 4 से जो ज्यादा अगर होगा ना तो पहला 3 नंबर जो है वो क्या बताएगा? उसमें पहला 3 नंबर जो है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा। पहला मतलब 3 कलर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को, चौथा कलर उसका मल्टीप्लायर और 5वां कलर जो है उसका टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, हाँ दिया रहता है, सब दिया रहता है। एक क्वेश्चन रोकिएगा इसका अंकुश का। 2 वायर ए एंड बी है, लेंथ इक्वल है, अनुप्रस्थ काट का एरिया डिफरेंस है। इफ वायर ए रेजिस्टेंस वायर बी रेजिस्टेंस 9 गुने है तो वायर ए का रेडियस वायर बी के रेडियस का अनुप्रस्थ क्या होगा? क्वेश्चन मैं पूरी तरह से आपका नहीं समझ पा रहा हूं। आपका क्वेश्चन जो है मुझे एक तरह ओवरऑल तो समझ में आया कि वायर ए रेजिस्टेंस वायर बी रेजिस्टेंस का 9 गुना है ना। ठीक, इस क्वेश्चन को करने का देखिए ये तरीका आप कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ये मैं बता दे रहा हूं, आपको एक बार ट्राई कर लीजिएगा खुद से। आर ए इज इक्वल टू 9 आर बी दिया हुआ है। अब इसको लेंथ सब कुछ सेम कह रहा है, यही कह रहा है ना। कह रहा है पाई, इसका क्या हो जाएगा? एरिया जो होगा क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पाई स्क्वायर। ये 9 इंटू क्या है? आरबी। तो इसका लेंथ तो सेम है लेकिन इसका क्या है? इसका रेडियस कह रहा है अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आरबी का स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा रोयल कट गया, ये पाई कट गया। ठीक है, आर ए स्क्वायर बटे आरबी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9। आर ए बाय आर बी यहां से क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो आपका ये उत्तर होगा आई थिंक 1/3। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना। 1/3 होगा। ठीक है, जिसका देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा जयश्री, वो सबसे खतरनाक है। ऑलरेडी आपको लिखा दिया, जाकर के अल्ट्रावायलेट रेज में पढ़िए। ठीक है, आ गया समझ में जिसका भी सवाल था ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अगर रेशियो पूछ रहा है तो रेडियस का तो ये होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कितना? आर ए और आर बी के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। 1/9 हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा आपका सवाल क्या। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। रोयल अपॉन एरिया ऑफ ए रेजिस्टेंस, रोयल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका 9 गुना है, ये रोयल कट गया तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बटे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है जी? 6 ही है ना। येलो के लिए 4 ही है ना। ठीक है, तो कहां गलत है? तुम लोग मना पता नहीं क्या क्या करते हो। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में करते हैं क्वेश्चन इसके आगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर
KGS SSC एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 20 क्वेश्चंस करेंगे, अगर किसी को करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, बिल्कुल निकाल सकते हैं सौरभ जी, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।